आज मैं काले जादू की कहानी नरेट करने जा रहा हूँ जो मुझ तक पहुँची है। सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी है। अब जिन्होंने भेजी है उन्हें मैंने बहुत कहा कि आपकी वॉइस का कुछ हिस्सा मैं एपिसोड में ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी परमिशन नहीं दी और कहा कि अपनी आवाज़ में ही नरेट करें क्योंकि हम सब फैमिली वाले आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। उनकी आवाज़ मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर मैं फील कर रहा था कि इन पर क्या गुजरी होगी। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये कहानी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी आपको खौफ और हैरत में मुब्तला कर देगी। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस या मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें। कमरे की लाइट बंद है तो ऑन कर लें और खिड़कियों के आगे पर्दे दे दें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज की स्टोरी वर्दा ने भेजी है जो भावलपुर से बिलोंग करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम वर्दा है और मैं भावलपुर से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ। हाल ही में मेरी CS की डिग्री मुकम्मल हुई और इस वक्त मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम सुंदस है जो कि इस वक्त एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस रन करती है, जबकि मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये वाक़या आज से 4 साल पुराना है, जब मैं FSC की स्टूडेंट थी। आज से कई साल पहले भावलपुर में ही मेरे अब्बू के दोस्त की एक फैमिली रहा करती थी। मेरे अब्बू के ये दोस्त, जिन्हें हम मिर्ज़ा अंकल कहकर बुलाते थे, हमारा उनके घर बहुत आना जाना था। हफ्ते 2 हफ्ते बाद कभी वो हमारे घर आ जाया करते और कभी हम उनके घर चक्कर लगा लिया करते। मेरे अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। वो शुरू से ही बहुत सादा तबीयत के मालिक रहे हैं, जो दफ्तर से आने के बाद सिर्फ अपनी फैमिली को वक्त देते आए हैं। लेकिन मिर्ज़ा अंकल वो वाहिद थे जो मेरे अब्बू के काफ़ी क्लोज थे और इत्तेफाक से वो जब भी हमारे घर आते फैमिली के साथ ही आते। मिर्ज़ा अंकल के भी 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा जिसका नाम साद था। वो दोनों उम्र में हमसे बड़े थे। साद मेरी बहन से लगभग 4 साल बड़ा था, जबकि उसकी बहन 6 साल। तो एज डिफरेंस होने की वजह से हम दोनों बहनों का उनके साथ कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन हाँ, वो जब आते तो कुछ देर हम आपस में खेलते ज़रूर थे। मिर्ज़ा अंकल और मेरे अब्बू ऑफिस कोलीग भी थे, जिसकी वजह से उनकी रोज़ाना मुलाकात हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मिर्ज़ा अंकल का तबादला भावलपुर से लाहौर हो गया। उन्होंने भावलपुर को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कहा और अपनी फैमिली को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गए। उनकी शिफ्टिंग के बाद हमारी फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई, क्योंकि हमारा उनके घर आना जाना बहुत था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। फिर ऐसा ही हुआ। इस बात को कई साल गुजर गए। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हम बहनें जवान हो गईं और अब्बू की रिटायरमेंट को चंद साल बाकी रह गए। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरी अम्मी मुझे बहुत एक्साइटेड नज़र आईं। पूछने पर पता चला कि लाहौर में मिर्ज़ा अंकल की बेटी की शादी है। वो काफ़ी धूमधाम से कर रहे हैं, कार्ड भी भेजा है और इसके साथ स्पेशल फ़ोन आया है कि आप लोगों ने हर हाल में आना है, किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा और सबने आना है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि हमें उनसे मिले कई साल गुजर चुके थे, इस मुद्दत में मेरे अब्बू की मिर्ज़ा अंकल से 2-3 ही मुलाकातें हुई थीं, वो भी तब जब वो काम के सिलसिले में लाहौर गए थे। जबकि मेरी अम्मी की उनकी बीवी के साथ एक मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। और एक तरफ मैं जो पढ़ कर तंग आ चुकी थी। अब मेरा भी शादी के फंक्शंस एंजॉय करने का बहुत दिल चाह रहा था। अगले ही रोज़ हम बाज़ार गए और जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थीं सब ले आए। शादी में 1 हफ्ता बाकी था और हम बहनों ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। एक और बात बताती चलूँ, वो ये कि इससे पहले हम भावलपुर से कभी बाहर नहीं निकले थे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी भावलपुर में ही गुजारी और लाहौर हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहे थे। हमारी एक्साइटमेंट की एक वजह यह भी थी
फिर एक रोज़ दिन में हम लाहौर रवाना हो गए। उस दिन मेहंदी थी और फंक्शन से 2 घंटे पहले हम मिर्ज़ा अंकल के घर पहुंच गए, जहां हमारा खूब दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया गया। मिर्ज़ा अंकल की बीवी से मिलकर मेरी अम्मी बहुत खुश हुई। फिर वो हमें वहां ले आए जहां घर के हिस्से में उन्होंने हमारे लिए कमरा सेट कर रखा था। यहाँ तक कि हमारे बिस्तर भी वहीं मौजूद थे। हम लोगों ने वहाँ कुछ देर आराम किया, जिसके बाद हम तैयार होकर फंक्शन पर चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो मिर्ज़ा अंकल ने अपने बेटे से मिलवाया। ये उनका वो बेटा था जिसका नाम साद था। साद के अलावा हम सबसे मिल चुके थे, यहाँ तक कि दुल्हन से भी हमारी मुलाकात हो गई थी। साद से मुलाकात रह गई थी, शायद ये सोचकर मिर्ज़ा अंकल ने उससे वहाँ बुलवाया था। साद भी अब बड़ा हो चुका था। मेरे अब्बू ने मुस्कुरा कर पूछा कि साद क्या कर रहा है आजकल। तो इस पर साद ने बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इस वक्त एक सरकारी इदारे में मुलाजमत करता हूँ। अब जिस इदारे का उसने नाम लिया तो इस पर मेरे अब्बू मुस्कुरा कर कहने लगे कि अच्छा, वहाँ एक कलीम साहब भी होती हैं, वो भी लाहौर की इसी ब्रांच में तैनात हैं, मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं। खैर, बातों ही बातों में हमारी ये मुलाकात ख़त्म हो गई। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, जिसके बाद हम वापस घर आ गए। फिर अगले दिन शादी थी। शादी के उस पूरा इवेंट में इस बात को महसूस करती रही कि साथ कहीं ना कहीं छुपकर मुझे देख रहा है, और वाकई ऐसा ही था। जब मेरी नज़र उस पर जाती तो वो कहीं और देखने लग जाता। ये बात मुझे अजीब ज़रूर लगी थी, लेकिन मैं ये सोचकर नज़रअंदाज करती रही कि बचपन में हम कहीं ना कहीं खेले हैं। हो सकता है वो ये देख रहा हो कि हम कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। खैर, शादी का फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा। दुल्हन की रुखसती हो गई। अगले दिन हमारा कुछ हिसाब ऐसा था कि हमने वलीमा अटेंड करते ही भावलपुर रवाना होना था। फिर ऐसा ही हुआ, हम वलीमा अटेंड करते साथ ही भावलपुर के लिए निकल आए। भावलपुर आने के बाद 2-4 दिन तो हमें वापस अपनी रूटीन में आने में लगे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में आ रहे थे कि अचानक एक दिन मिर्ज़ा अंकल का मेरे अब्बू को फ़ोन आया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस फ़ोन के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मिर्ज़ा अंकल ने फ़ोन करके मेरा रिश्ता मांगा था। जब मैं लाहौर गई थी तो उनकी फैमिली ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। उनका बेटा साद मुझ में काफ़ी इंटरेस्टेड था और उसने ही अपने घर वालों से कहा था कि आप उनसे वर्दा का रिश्ता मांगें। अब जब रिश्ते की बात चली तो पहले मेरे वालिदैन ने इस बारे में काफ़ी सोचा कि असूलन बड़ी बहन का रिश्ता पहले होना चाहिए, और वैसे भी अभी ये FSC कर रही है। अगले 4 साल हम इसके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि इसके कुछ ख्वाब हैं। ये ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ करना चाहती है। अभी से शादी कर दी तो आगे ये पढ़ कैसे पाएगी। लेकिन फिर खाला वगैरह से मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि पहला रिश्ता है, इनकार नहीं करना चाहिए। देखी वाली फैमिली है, जब बड़ी बहन का रिश्ता आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। ये नसीबों की बात होती है। अगर छोटी का रिश्ता पहले आ गया है तो इनकार मत करो। इस रिश्ते का जब मुझसे पूछा गया तो मैंने सारा मामला अपने वालिदैन पर छोड़ दिया। बस एक छोटी सी शर्त रखी, वो ये थी कि मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल करूँगी। साद एक अच्छा लड़का था, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत नौजवान, और सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ा लिखा था। मेरे वालिदैन ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे और इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाले थे। इसी दौरान मेरे अब्बू ने कहा कि मैं वर्दा के ताया से भी मशवरा करता हूँ। मेरे सर पर वालिदैन तो नहीं हैं, सिर्फ बड़े भाई ही हैं, तो उनकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब ताया को ये सारा मामला बताया गया तो उन्हें भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया और वो इस फैमिली के बारे में जानते भी थे। लेकिन उन्होंने मेरे अब्बू को फ़ौरन हाँ करने से मना किया और कहा कि आप उनसे वक्त मांगें और अपने तौर पर लड़के के बारे में ज़रूर पता करवाएं। वो जो कोई भी हैं, हमारे रिश्तेदार तो नहीं हैं। वैसे भी लड़के के बारे में जांच पड़ताल करना अच्छी बात है। हमें पूरी तरह से मुतमईन होना चाहिए। इतनी प्यारी बेटी है हमारी, हम ऐसे तो किसी के हवाले नहीं कर सकते। रिजवान भाई, वो कहते हैं ना कि बड़ों का मशवरा लेना अच्छा होता है और उनकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये बात 100% दुरुस्त है। जब मेरे अब्बू और ताया ने साद के बारे में पता करवाया तो पता चला कि साद पहले से शादीशुदा है। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी। पिछले 8 माह से उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर मैके में थी और ये फैमिली वाले मिलकर साद की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। ये बात जब मेरे अब्बू को पता चली तो वो शदीद गुस्सा हुए, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद 2 घंटे तक हॉस्पिटल वालों ने उन्हें एडमिट रखा। जब घर आए तो उन्होंने मिर्ज़ा अंकल को फ़ोन करके खूब सुनाई और कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना,
तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाइयों से बढ़कर थे। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरी फूल जैसी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। जो बहू अपने घर लाए हो उसे जाकर मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बदुआ तुम लोगों को लग जाए। ये कहने के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। उनका चेहरा बता रहा था कि अब उनका दोस्ती जैसी चीज से तबार उठ गया है। इस बात को मजीद एक हफ्ता गुजर गया, जिसके बाद हम दोबारा से अपनी रूटीन में आ गए। मिर्जा अंकल की फैमिली से अब हमारा कोई लेना देना नहीं था। मेरे ताया ने अब्बू को समझाया कि इस बारे में सोचोगे तो अपनी ही तबीयत खराब होगी, इसलिए इस बात को छोड़ो और आगे बढ़ो। अच्छा हुआ हमें वक्त पर सब कुछ पता चल गया। वो पूरा हफ्ता हमारा घर बहुत डिस्टर्ब रहा। मेरे अब्बू की तबीयत ऐसी हो गई थी कि वो जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते थे। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। लेकिन जहाँ सब कुछ नॉर्मल हुआ वहाँ ऐसी चीज़ों की शुरुआत हुई जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक रात जब मैं सोई तो ख्वाब देखती हूँ कि मैं रज़ाई ओढ़े सो रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं रज़ाई अपने सर के ऊपर डालकर सोती हूँ। मेरा सर पूरी तरह से रज़ाई में कवर होता है। मैंने ख्वाब में देखा कि एक औरत मेरे कमरे में दाखिल होती है। अब जैसा कि कमरे में 2 सिंगल बेड्स होते हैं, जिनमें से दाएं तरफ सुंदर सो रही होती है और कमरे की बाएं जानिब मैं सो रही होती हूँ। उस औरत के हाथ में काले रंग का मोटा धागा होता है जिस पर वो कुछ पढ़ भी रही होती है। वो औरत सुंदस के बेड के करीब जाती है और जब उसका चेहरा देखती है तो सीधा मेरी तरफ चली आती है। मेरे सर के करीब पहुंचकर वो मेरे चेहरे से रजाई हटाने लगती है। अब जैसे ही रजाई मेरे चेहरे से हटती है तो वो औरत मेरे करीब आकर वो धागा मेरे गले में डालने की कोशिश करती है। वो धागा मुझे गले में पहनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेरे बालों की पोनी में वो फंस जाता है, जिस पर वो मजीद कोशिश करने लगती है कि धागा किसी तरह इसके गले में चला जाए। वैसे तो ये ख्वाब होता है, लेकिन हकीकत में मैं इतना डर जाती हूँ कि मेरा सांस बंद होने लगता है और खौफ के मारे मेरी फौरन आंख खुल जाती है। जैसे ही मैं नींद से जागती हूँ तो मेरे जिस्म से आधी रजाई हटी होती है। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है जो दबे पांव दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला जाता है। रिजवान भाई, ये मंजर देखकर मैं बहुत खौफजदा हुई। मैंने सुंदस को उठाया, फिर उसे लेकर अपने अम्मी अब्बू के कमरे में आ गई। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे अम्मी अब्बू गहरी नींद सो रहे थे। मेरे दिल में था कि हो सकता है कि अम्मी हो, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कमरे में वाकई कोई आया था। सुंदस ने मुझे पानी वगैरह पिलाया और कहा कि परेशान मत हो, अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम्हें पता तो है मैं कितना कितना डरती थी, इसलिए रिलैक्स रहो और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ। मैं अपने बिस्तर पर वापस लेटी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई खड़ा है जो मेरे सोने का इंतजार कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। इससे पहले मैं सुबह 8 बजे उठ जाती थी और किसी को जगाना भी नहीं पड़ता था। सुंदस अम्मी को बता चुकी थी कि वर्दा रात को डर गई थी, जिसके बाद वो काफी देर तक जागती रही। इसलिए घर वाले ज्यादा परेशान नहीं हुए और सोचा कि हो जाता है ऐसा। जब मैं नींद से जागी तो मेरा सर शदीद भारी था और मुझे अपने पूरे जिस्म में वजन महसूस हो रहा था। जब अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये रात के जगराते और सुबह लेट उठने की वजह से है। आज रात जल्दी सोकर सुबह वक्त पर उठोगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात को मजीद 3 दिन गुजर गए। मेरी ये तबीयत ठीक ना हो सकी। मेरा सर भारी रहने लगा। मेरे जिस्म में दर्द और थकावट ऐसे होने लगी जैसे मैं दिन रात भारी काम करती रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ है, लेकिन इस सब का आगाज उस ख्वाब के बाद हुआ था। मेरे जिस्म पर जगह जगह नीले निशान बन जाते, कभी वो ज्यादा हो जाते और कभी कुछ घंटों रहने के बाद खुद ही गायब हो जाते। उन दिनों जो मेरे साथ हुआ और जो कुछ मैं महसूस कर रही थी उसे लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मेरे जिस्म में इतनी गर्मी हो गई कि मैं सख्त सर्दी में भी सिर्फ पतली चादर लेकर सोने लगी और जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे मेरे मुंह से आग निकल रही हो। मेरी इस तबीयत की वजह से मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। 1 हफ्ते से मैं कॉलेज नहीं गई थी। अम्मी अब्बू को लग रहा था कि ये सब सफर की थकावट की वजह से है। इसे कोई कमजोरी हो गई है जो अब तक गई नहीं है, क्योंकि मेरा खाना पीना भी बंद हो चुका था। एक बात यह भी थी कि हमने जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर किया था। इससे पहले हम भावलपुर से बाहर नहीं निकले थे, जो मैं अपनी कहानी के आगाज में बता चुकी हूँ। मेरे वालिदैन को लग रहा था कि सफर की वजह से तबीयत में ऊंच नीच हो गई है। एक रोज जब मुझे डॉक्टर को चेक करवाया गया तो उसे बज़ाहिर मुझ में कोई बीमारी नजर नहीं आई, इसलिए उसने कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए।
डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। फिर मेरे वो टेस्ट करवाए गए जो डॉक्टर ने लिख कर दिए, और जब रिपोर्ट्स आईं तो मेरी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थीं। जिसके बाद डॉक्टर ने कुछ सप्लीमेंट्स लिखकर घर भेज दिया और साथ में ये भी कहा कि ये अपना स्लीप साइकिल वापस रूटीन में लाए। आजकल की स्टूडेंट्स रात देर तक पढ़ती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं। अपना शेड्यूल ऐसा रखो कि रात की नींद ले सको, क्योंकि रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन रिजवान भाई, ये बात मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था कि मुझे अपने घर में क्या कुछ नज़र आता है। मेरा दिमाग ऐसे था जैसे किसी ने अपने कब्जे में ले लिया हो। यहाँ तक कि अब मैं सुंदर से भी कुछ शेयर नहीं करती थी। बस दिल चाहता था कि इस घर से भागकर कहीं दूर निकल जाऊं, क्योंकि अब मुझे अपने ही घर में घबराहट होने लगी थी। खासकर मेरा अपना कमरा, वहां तो अब मेरा दम घुटने लगा था। एक रात तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं अपने बेड के साथ टेक लगाकर बैठी रही, यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। सुंदर तब गहरी नींद सो रही थी। इसी दौरान मुझे अपने सहन में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सहन में कोई चहलकदमी कर रहा है। मैं उठकर सहन में गई तो देखती हूँ कि वही औरत जो उस रात मेरे ख्वाब में आई थी, अपने हाथ में वही धागा लिए सामने खड़ी है और मेरी तरफ देख रही है। वो औरत मुझे काला धागा पहनाने आई थी, जो उसको पकड़कर बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे किसी को हार पहनाया जाता है। उस औरत को देखकर खौफ आना तो दूर की बात, मुझे उससे अपनायत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना आ गया हो। मैं अपने घर के बरामदे में खड़ी उसे देख रही थी। इतने में वो औरत ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी कि लड़की, ये धागा पहनो और जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ। मैं जल्द ही दोबारा आऊंगी और फिर तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। उस वक्त अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी अम्मी पानी पीने के लिए उठी तो उन्हें हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आया, जो आम तौर पर बंद होता था। जब वो हमारे कमरे में दाखिल हुई तो देखती हैं कि सुंदर गहरी नींद सो रही है, जबकि मैं अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं हूँ। ये देखने के बाद वो मुझे तलाश करते हुए सहन में आई, और जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो फौरन चीख उठी, क्योंकि उस वक्त उस औरत को मेरे साथ साथ मेरी अम्मी भी देख पा रही थी, जो मेरी तरफ काला धागा लिए बढ़ रही थी। उनकी ये चीख सुनकर अब्बू और सुंदर दौड़े दौड़े बरामदे में आए तो देखते हैं कि मैं बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी हूँ और मेरी अम्मी मुझे मेरा नाम ले लेकर उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी, अम्मी की चीख सुनते ही अपनी जगह से फौरन गायब हो गई, लेकिन जाते जाते एक अजीब सा कहका लगाते हुए ये बोल कर गई कि मैं इसे ले जाऊंगी, तुम देखती रह जाओगी। रिजवान भाई, वो पूरी रात हमारे घर के लिए एक भारी रात थी। हम घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। लेकिन मेरे वालिदैन ये बात समझ गए थे कि ये सारे आसेबी मामलात हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखा चुके थे और मेरी हर मेडिकल रिपोर्ट ठीक आ चुकी थी। उन दिनों मेरा वजन इतनी तेजी से गिरा कि मेरी हड्डियां नजर आने लगी थीं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन चुके थे। अगले रोज सुबह की रोशनी होते ही मेरे अब्बू ने अपने दोस्त से राब्ता किया। असल में साल पहले उनकी बच्ची के साथ कुछ आसेबी मामलात हुए थे, जिनका एक बहुत अच्छे इंसान ने इलाज किया था, जो एक माहिर आमिल थे। उन आमिल साहब के बारे में बताती चलूं कि वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ते और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। उन आमिल साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई चिल्ले काटे थे, जिनके ताबे ऐसे भी जिन्नात थे जिनकी उम्र 500 साल से भी ज़्यादा थी। जब उनके पास कोई इलाज के लिए आता तो उनके पहुंचने से पहले ही उनके जिन्नात उन्हें इस बात की खबर देते कि ये किस मकसद से आया है। अगर उनका केस ऐसा होता जो कि उस वक्त मेरा था, तो वो उसका इलाज करते और उन्हें घर आने की इजाज़त दे देते। और अगर कोई गलत नीयत से आता, जैसे किसी पर जादू वगैरह करवाना हो, तो उनके जिन्नात आने वाले को उस गली में कदम ही नहीं रखने देते थे, यहाँ तक कि उसे पत्थर भी मारते थे। वो आमिर साहब भावलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां आसपास कुछ कच्चे घर भी मौजूद थे। जिस गली में वो रहते थे, उस गली में 2-3 ही घर थे, जिसके आखिर में एक छोटी सी मस्जिद थी। उस इलाके को देखकर मालूम होता था जैसे इनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी सब्जियां उगाते हैं, लकड़ी की आग जलाते हैं और सादा जिंदगी गुजारते हैं। खैर, जब हम वहां पहुंचे तो वहां मैंने ऐसे लोग देखे जिनके कद 7 से 8 फुट के थे। एक आम इंसान 5 से 6 फुट का होता है और 6 फुट का इंसान बाकी लोगों में काफी ऊंचा कदावर नजर आता है। और एक बात हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि वो सबके सब बुजुर्ग थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो जवान हो। वहां पहुंचते ही उनमें से 2 लोग हमें घर के अंदर ले आए।
जहाँ फिर हमारी उन आमिल साहब से मुलाकात करवाई गई। फिर उन आमिल साहब ने बताया कि इस लड़की पर काला जादू करवाया गया है और ये काला जादू इस लड़की के बालों के जरिए किया गया है। जैसा कि आप वक्त पर पहुंच गए, इस जादू ने अभी अपना मुकम्मल असर नहीं दिखाया। यहाँ तक कि इस लड़की की तस्वीर को कब्रिस्तान में भी दफनाया गया है। अगर आप थोड़ी सी भी देर करते तो लड़की की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती थी। रिजवान भाई, तब मेरे अब्बू ने बहुत पूछा कि ऐसा करने वाला कौन है, आप एक बार हमें उसका नाम बता दें। लेकिन आमिल साहब ने उनका नाम मेरे अब्बू को नहीं बताया और कहा कि जो होना था वो हो गया। जिसने ये सब किया उसे दुनिया और आखिरत में ज़रूर सज़ा मिलेगी। बस आप तसल्ली रखें, आपकी बेटी 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें और सब घर वाले नमाज की पाबंदी कायम करें। इसके बाद उन आमिल साहब ने मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताया, जो मैंने हर नमाज के बाद 7-7 बार पढ़ना था। कुछ चीज़ें मेरे वालिदैन और बड़ी बहन को भी पढ़ने के लिए दी, जिसकी पढ़ाई उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। और आखिर में मुझ पर दम किया और एक पानी की बोतल मेरे अब्बू के हवाले करते हुए कहा कि इस पानी को बाकायदगी से इस बच्ची को पिलाएं और रोज़ाना इसके चेहरे पर भी छिड़कें। अगर ये पानी कम हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें और परेशान मत हों। इन 7 दिनों में पहली वाली वर्दा वापस आ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से इस बच्ची को ना तो कोई डराने आएगा और ना ही इस पर अब हमला आवर होगा। उन आमिल साहब से हमारी ये मुलाकात बहुत बहुत अच्छी रही। वहाँ एक ऐसा सुकून था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब हमारी आमिल साहब से बातचीत हो रही थी तो हमें उस घर के पिछले हिस्से से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि दिल करता था कि बस यहीं बैठे रहो और सुनते जाओ। फिर वापसी का वक्त हुआ। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उनसे इजाज़त लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे कि अचानक मेरे अब्बू पीछे मुड़े और आमिल साहब से कहा कि मेरी बात सुने। जो मेरी बेटी की तस्वीर कब्रिस्तान में दफन है और जो इसके बालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब हम उनके कब्जे से कैसे छुड़ाएंगे। जिस पर उन आमिल साहब ने बहुत तसल्ली और इत्मीनान वाले लहजे में मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो तो मेरे मोकलात कब का छुड़ा लाए हैं। रिजवान भाई, उनकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर निकलकर अब्बू के दोस्त ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम बहुत हैरान हुए। उन्होंने घर आते हुए रास्ते में बताया कि ये आमिल साहब अकेले यहाँ रहते हैं, इनके साथ एक इंसान भी नहीं रहता। आमिल साहब के अलावा वहाँ जो जो मौजूद था सब जिन्नात में से थे, जो आमिल साहब की खिदमत भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। ये बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि उस वक्त जो तिलावत की आवाज़ मैंने सुनी थी वो इंसान की नहीं बल्कि जिन की थी, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कर रहा था। इसके बाद हम घर वापस आ गए और सच बताऊं तो आमिल साहब से मिलने के बाद मैंने अपने जिस्म को बहुत हल्का पाया। मेरे जिस्म का भारीपन, दिल पर बोझ, हड्डियों का दर्द, सब कुछ एक पल में गायब हो गया था। घर पहुंचने के बाद मुझे अब वो कमरा बहुत पुरसुकून लग रहा था जहां मुझे घबराहट होती थी। जैसा जैसा उन आमिल साहब ने कहा वैसा ही हुआ। ना तो फिर मुझे डर लगा, ना ही वो औरत मुझे डराने आई और ना ही मुझे घर में किसी की आवाज़ें सुनाई दी। हमारे घर में वैसा अमन हो गया जैसा पहले हुआ करता था। मेरे घर वालों ने नमाज कायम की। हम सब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगे और कुरान मजीद की तिलावत को भी रूटीन का हिस्सा बनाया, जिससे हमारे दिलों को बहुत सुकून मिला। वो वक्त हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन वो एक कहावत है ना कि मुश्किल के बाद आसानी आ ही जाती है। हमारे घर की खुशियाँ भी ऐसे ही वापस लौट आईं। जो कुछ हुआ वो किस्मत में लिखा था, लेकिन मिर्ज़ा अंकल की फैमिली हमारे साथ ऐसा भी करेगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। मेरी तस्वीर तो उन्हें आसानी से मिल गई होगी, क्योंकि फैमिली फोटोशूट में मेरी बहुत सारी तस्वीर थीं जो शादी के इवेंट्स पर बनाई गई थीं। लेकिन मैं काफ़ी अरसा ये सोचती रही कि उन्हें मेरे बाल कैसे मिले होंगे, मतलब कि मेरे बाल उन तक कैसे पहुँचे। फिर याद आया कि जब उनके घर से मैं वापस लौट रही थी तो मेरा हेयर ब्रश वहीं बेड पर रह गया था। जैसा कि मैं जल्दी में थी और उन दिनों मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, वो ब्रश मैंने वैसे भी फेंकना था, इसलिए उसे गैर ज़रूरी समझकर वहीं छोड़ आई, ये सोचकर कि जब यहाँ सफाई वगैरह करवाई जाएगी तो ये खुद ही फेंक देंगे। और उस वक्त हेयर ब्रश पर मेरे बहुत ज़्यादा बाल लगे थे। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उन पर काला जादू करवाया जाएगा। ये मेरा वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं ऑडियंस में सुनने वाली अपनी माओ बहनों को नसीहत करूंगी कि अपने पहने हुए कपड़े देख कर दें कि आप कहाँ दे रहे हैं। कुछ भी आप पहनते हैं, चाहे आप धोकर भी किसी को दे दें, उस पर अमल किया जा सकता है। इस पर खुद भी अमल करें और ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि आप अपने कपड़े किसी को भी मत दें।
आप दें, लेकिन किसी ऐसे घर में मत दें जो आपको मशकूक लगते हों। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सब खुश और आबाद रहें। मैं वर्दा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी कहानी हम तक पहुंचाई। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।